जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक है। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम इंडस्ट्री की। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो है आपसे हम बताएंगे कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो लिहाजा इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री अच्छे तरीके से आप कवर कर लें। पेट्रोलियम जो है एक नेचुरल प्रोडक्ट है फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट ट्रैप्ड इन रॉक्स। यानी जो पेट्रोलियम होता है, आप कह लो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है। यानी हमेशा आपको पेट्रोलियम जो है वो कुदरती तौर पर ही मिलेगा। और अर्थ क्रस्ट यानी जो ज़मीन है उसके अंदर ट्रैप्ड है रॉक्स के अंदर, यानी रॉक्स के अंदर दबा हुआ है। जैसे अंडा बर्गरों में दबा हुआ होता है, ऐसे समझ लें कि पेट्रोलियम एक लिक्विड है, एक फ्लूइड है जो कि चट्टानों में दबा हुआ है। पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। ये जो पेट्रोलियम का लफ्ज़ है ये ओलियम और पेट्रो का मतलब जो है रॉक है और ओलियम का मतलब ऑयल है। तो पेट्रोलियम का लफ्ज़ जो है वो रॉक ऑयल हुआ। सो इट इज़ इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग वाटर, सॉल्ट्स एंड अर्थ पार्टिकल्स विद इट। यानी पेट्रोलियम जब आप देखते हैं तो सिर्फ इसमें आपको आपकी रिक्वायर्ड कंपाउंड्स नहीं मिलते। ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसमें बहुत कुछ होता है। सेवरल गैसेस भी पेट्रोलियम में आपको मिलेंगी, लिक्विड भी मिलेगा, सॉलिड भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। डेफिनेटली लिक्विड में वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट्स भी हैं और इसके अलावा अर्थ के कुछ पार्टिकल यानी कि ज़मीन, मिट्टी वगैरह, मिनरल्स वगैरह भी। सो इट इज़ लाइटर देन वाटर एंड इज़ अनसॉल्यूबल इन इट। और ये पानी से हल्का होता है। जैसे ऑयल आपने देखा होगा पानी के टॉप पे रहता है, तो ये पानी से हल्का है, इसलिए आप कह लो कि ये पानी में सॉल्यूबल भी नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम की, कि जो पेट्रोलियम है वो हमें कहाँ से मिला, मतलब हाउ डज इट बिंग देयर, आखिर बना कैसे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पेट्रोलियम जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, यानी जो डेड प्लांट्स हैं उनकी डिकम्पोजिशन से हमें जो है ये मिला। यानी जो पौधे वगैरह होते हैं जब वो जब मर जाते हैं, उनके पत्ते वगैरह गिर जाते हैं या कोई ऐसी अर्थली चेंजेस आती हैं, तो उनकी डिकम्पोजिशन से, यानी कि उनके ऊपर बैक्टीरिया, फंगस ने जो है उनको तोड़ना फोड़ना शुरू किया, लेकिन कंप्लीट तरीके से तोड़ फोड़ा नहीं। तो एनिमल्स बर्ड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियन ईयर्स अगो, और पौधे और प्लांट मिलियंस ईयर्स यानी काफ़ी लाखों करोड़ों साल जो है वो ज़मीन के अंदर दबे रहें तो पेट्रोलियम पैदा होता है। और सोचा ही जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सी डाइड। और ये जो आज हमें मिलता है कि ये समंदरों में ही मरे थे, सब डाई हुए थे। तो आज जो हमें मिलता है कहीं से पेट्रोलियम, तो वो कभी समंदरों का हिस्सा हुआ करता था। सो देयर बॉडीज सैंक एंड बuried अंडर मड एंड सैंड, और फिर उनकी जो बॉडी है वो मड और सैंड में दब गई। सो द डिकम्पोजिशन प्रोसेस टुक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, टेम्परेचर, बैक्टीरियल इफेक्ट्स। और ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है ये मतलब हाई प्रेशर लग रहा होता है, टेम्परेचर भी होता है, बैक्टीरियल इफेक्ट्स भी होते हैं। So this process took millions of years to for completion. Thus remains dead plants and animals were converted into a dark brownish viscous liquid known as crude oil. तो आपको बोर्ड में जो है ये भी सवाल आ जाता है कि क्रूड ऑयल क्या होता है। व्हाट इज़ क्रूड ऑयल, ये सवाल कर लें। उसके बाद व्हाट डिफाइन पेट्रोलियम, यहाँ से आप ये सवाल भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ वही बोर्ड में आएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। सो इट वॉज ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स। आप ये देख सकते हो डायग्राम में कि आपको अब ये जो पेट्रोलियम नज़र आ रहा है ये गैस है, और ये एक रॉक, इम्परवियस रॉक, और ये भी इम्परवियस रॉक है। इम्पीरियस रॉक और इम्परवियस रॉक्स, यानी ये नीचे वाली रॉक है, ये ऊपर वाली रॉक है। उनके दरमियान में आपको पानी है, ये पानी है, उसके ऊपर पेट्रोलियम और गैस नज़र आ रहा है। तो डायग्राम हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती है कि आखिर ये फिर ऊपर शेल है, मतलब ये अर्थ क्रस्ट है, ये भी मिट्टी है, और फिर ये अर्थ क्रस्ट है। शेल भी रॉक टाइप होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे ये लिखते हैं कि बीइंग लाइटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर इट फ्लोट्स ओवर द वाटर। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये पानी के ऊपर जो है ये पेट्रोलियम आपको नज़र आ रहा है।
सो फॉर्म्स एन ऑयल ट्रैप, और ये आप कह सकते हैं कि ये एक ऑयल ट्रैप बन गया, यानी पानी है, ऊपर गैस है, ऊपर ये रॉक है, तो ऑयल ट्रैप हो चुका होगा। द गैसेस प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेटेड ओवर द पेट्रोलियम आर फाउंड एज अ नेचुरल गैस, और जो गैसेस आपको ऊपर नज़र आ रही हैं इसको हम नेचुरल गैस भी कहें तो गलत ना होगा। मतलब जो सुई के मुकाम से इधर पाकिस्तान से गैस निकल रही है, तो आप कह लो कि ये नेचुरल गैस है, मतलब कुदरती गैस है, उसे हम सुई गैस कहते हैं, सुई के मुकाम से निकल रही है इसलिए हम उसको सुई गैस भी कह देते हैं। सो पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री ने क्या कर दिया है, एक होल ड्रिल किया है और ऑयल तक पहुँच गए हैं वो। सो ये फैक्ट्री ने ऑयल ड्रिल कर दिया है इनटू द अर्थ्स क्रस्ट वेयर द ऑयल इज़ फाउंड। सो व्हेन द वेल इज़ ड्रिल्ड थ्रू द रॉक्स नेचुरल गैस कम्स फर्स्ट विद अ ग्रेट प्रेशर, और होता ये है कि जब ये ड्रिलिंग होती है तो पहले आपको पता है इर्द गिर्द की नेचुरल गैस जो है वो बड़े प्रेशर के साथ जो है वो बाहर आती है। तो आप इस गैस को सेव भी कर सकते हैं ताकि आने वाले वक्त के लिए आप इसको यूज़ करें। आपको पता है पाकिस्तान में नेचुरल गैस जो है वो काफ़ी सस्ती है क्योंकि हमारे पास ज़खायर है नेचुरल गैस की। सो फॉर सम टाइम क्रूड ऑयल इज़ ऑल्सो कम्स आउट बाई इटसेल्फ ड्यू टू द गैस प्रेशर, और कभी कभी क्रूड ऑयल भी इसके साथ ही निकल आता है क्योंकि आपको पता है प्रेशर लग रहा है तो क्रूड ऑयल भी बाहर आ जाता है। सो व्हेन अ गैस प्रेशर सबसाइड्स देन क्रूड ऑयल इज़ पम्प्ड आउट, और जब गैस वगैरह जब निकल जाती है सारा प्रेशर ख़त्म हो जाता है तो बाद में फिर जो चीज़ होती है वो डेफिनेटली ऑयल होता है, क्रूड ऑयल होता है, तो आप इसको पंप आउट कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि द क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इन द रिफाइनरीज, यानी फिर ये क्रूड ऑयल कोई ठीक नहीं होता, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप फैक्ट्रीज़ लेके जाते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे इनको रिफाइनरीज कहा जाता है, मतलब वहाँ पे जाके इनका प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग करके जो है आप इसको सही करते हो। सो रिफाइनिंग प्रोसेस इज़ द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर इनटू द वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रैक्शंस, यानी रिफाइनिंग करके आप क्या हासिल करोगे, डेफिनेटली आप फ्रैक्शंस हासिल करोगे। इसके अंदर जो बहुत सी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रूड ऑयल मिला तो आपने क्रूड ऑयल से क्या हासिल कर लिया, लेट्स से दैट आपने क्रूड ऑयल से जो है ये हासिल किया, आपने पेट्रोलियम गैस हासिल कर ली, पेट्रोलियम ईथर हासिल कर लिया, गैसोलिन पेट्रोल हासिल कर लिया, कैरोसिन ऑयल हासिल कर लिया, डीजल ऑयल हासिल कर लिया, फ्यूल ऑयल हासिल कर लिया। ये देखें ये भट्टी में क्रूड ऑयल को जो है वो जलाया जा रहा है और ये फर्नेस है, और क्रूड ऑयल में मतलब जब हीट करते हैं तो डेफिनेटली जो हल्के वेपर्स होते हैं वो सबसे टॉप पे चले जाते हैं, तो पेट्रोलियम गैस आपको मिलती है। इस तरह से फिर पेट्रोलियम ईथर मिलती है, गैसोलिन मिलती है, कैरोसिन मिलता है, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, इस तरह फिर आपको ये फिर रेजिडुअल ऑयल जो में तो बच जाता है, जो नीचे ऊपर नहीं जा पाता, तो वो रेजिडुअल ऑयल। मतलब क्रूड ऑयल में जो है वो बहुत कुछ आपको पेट्रोलियम में या क्रूड ऑयल में आपको बहुत से फ्रैक्शंस मिलते हैं, आप इनको कह सकते हो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स हैं, मतलब ये अलहदा कर रही हैं, मतलब यहाँ से जो मिल रहा है आपको पेट्रोलियम, मतलब इनका टेम्परेचर यहाँ पे मतलब ये जो भट्टी है इसका टेम्परेचर कोई 80 डिग्री है तो ये फ्रैक्शन आपको 30 से 80 डिग्री पे मिल रहा है, ये फिर 80 डिग्री से 170 डिग्री पे यहाँ पे फ्रैक्शंस मिल रहे हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि जो जितना हल्का होता है पार्टिकल वो उतना ज़्यादा ऊपर जाता है, और जो भारी भारी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे रहते हैं, सबसे भारी सबसे नीचे रह जाते हैं। रेजिडुअल ऑयल में पार्टिकल मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा वजनी होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो प्रोसेस है वो रिफाइनरीज़ के अंदर आप कर रहे हो, एंड रिफाइनरीज़ में जाकर आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट दे राइटिंग रिफाइनिंग प्रोसेस द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर इनटू द वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स में इनको हासिल कर रहे हो। सो इट इज़ कैरिड आउट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो भी मैं आपको दिखा रहा था इसे कहते हैं डिस्टिल्ड करना। डिस्टिल्ड का मतलब है अलहदा करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि फ्रैक्शंस को डिस्टिल करना, अलहदा करना। सो आप फ्रैक्शंस को अलहदा कर रहे हो। सो द प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ बेस्ड अपॉन द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, और डेफिनेटली भी मैं आपको बता रहा था कि किस टेम्परेचर पे कौन सा फ्रैक्शन आपको मिल रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली वो लिक्विड जिस बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करता है वो उधर उतना ऊपर चला जाएगा। सो द सब्सटेंस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट बॉयल आउट फर्स्ट, जिनका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे पहले उड़ जाएंगे, और मतलब जैसे लेट्स से दैट कि आपके पास मिट्टी का तेल है और गैसोलिन है, तो मिट्टी का तेल के पार्टिकल थोड़े हैवी होते हैं,
जिसे हम कैरोसिन ऑयल कहते हैं। और गैसोलीन के पार्टिकल थोड़े हल्के होते हैं, तो कैरोसिन नीचे होगा, गैसोलीन ऊपर होगा। तो अगर आपके पास किसी डिश में कैरोसिन और गैसोलीन है तो गैसोलीन पहले उड़ जाएगा, कैरोसिन जो है मतलब मिट्टी का तेल वो आपकी डिश में रहेगा, लेकिन उड़ तो वो भी जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त गुजार लेगा, गैसोलीन पहले चला जाएगा। ये बात पता होनी चाहिए। द substances having low boiling points boil out first, leaving the behind the others. Then the next fraction slightly higher the boiling point boil out. This process remains continue until the residue left behind. और ये मतलब सब कुछ उड़ जाता है, मतलब वोलाटाइल एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा मैं यहाँ पे, वोलाटाइल, ऐसे लिक्विड्स जो कि वोलाटाइल होते हैं। जैसे पेट्रोल है, आप टैंकी का ढक्कन बाइक का छोड़ दें खुला तो आपको पता है सारा का सारा पेट्रोल उड़ जाता है, तो हम कहेंगे कि पेट्रोल वोलाटाइल है, मतलब मिट्टी का तेल भी ऐसे ही ढक्कन जरा बंद करके रखना पड़ता है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। द वेरियस वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं सारे ये, इनको लो बॉइलिंग लिक्विड्स भी कहते हैं। द वेपर्स ऑफ ईच फ्रैक्शन आर कलेक्टेड एंड कंडेंस सेपरेटली। फिर वेपर इनके इकट्ठे करके ना हीट दे के इनके वेपर इकट्ठे कर लेते हैं फ्रैक्शन के, फिर बाद में उनको वेपर्स को कंडेंस करके लिक्विड बना लेते हैं। अल्कोहल भी ऐसे ही डिस्टिल्ड की जाती है पानी से, कि पानी अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो हम जब 78 डिग्री तक उसको बॉयल करते हैं तो अल्कोहल के पार्टिकल्स जो हैं वो वेपर बन जाते हैं, फिर उनको लदा डिस्टिल्ड कर लिया जाता है और पानी नीचे रह जाता है, मतलब पानी तो बॉयल होता ही नहीं ना। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो बॉइलिंग पॉइंट की मदद से जो है वो लदा फ्रैक्शंस के करने को कहते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज़ कैरिड आउट इन अ टॉल फ्रैक्शनेटिंग टावर, जो भी मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वो आपको समझा रहे हैं, द क्रूड ऑयल इज़ हीटेड इन अ फर्नेस अप टू टेम्परेचर 400 डिग्री। मतलब ये भी आपको बोर्ड में MCQ आ सकता है कि 400 डिग्री तक जो है वो आप हीट करते हो, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर। देन वेपर्स आर पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फ्रॉम द near bottom as shown. So hot vapors rise up in the column and gradually cools down and condense. और फिर ये होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो राइज अप होते हैं, हॉट होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कूल हो जाते हैं, तो नीचे आके कंडेंस होके आप पेट्रोलियम आपको मिल जाता है, पेट्रोलियम गैस आपको मिल जाती है। सो सच द वेपर्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन, जैसे 350 से 400 डिग्री वाले जो होते हैं वो सबसे पहले कंडेंस कर जाते हैं इन द लोअर पार्ट ऑफ द टावर, while the vapors of medium and lower boiling point fraction rise up in the tower and condense gradually with respect to their boiling points at different levels. यानी जो ऊपर जाते हैं, जो ज़्यादा ऊपर जाते हैं, उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और ऊपर जाके कंडेंस करते हैं। सो यहाँ पर लिखा जा रहा है जी, इन दिस वे क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू 6 हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस, और ये 6 होती हैं फ्रैक्शन, 1 2 3 4 5 6। सो ये 6 फ्रैक्शन जो हैं आप हासिल कर लेते हैं। इन 6 की 6 फ्रैक्शंस को आपने याद रखना है। आपको बोर्ड में MCQ आया था कि क्रूड ऑयल से जो है हमें कितने हाइड्रोकार्बन की फ्रैक्शंस मिलती हैं, तो आपने जो है याद रखना है कि ये 6 फ्रैक्शन जो है हमें मिल जाती हैं। हालांकि ये भी फ्रैक्शन ही है जो रेजिडुअल ऑयल है, लेकिन बेसिकली जो हमें चाहिए होती हैं वो ये 6 होती हैं। सो इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पेट्रोलियम की इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड। फ्रैक्शंस के अंदर भी बहुत से कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं कि अगर आपको केरोसिन मिल गया है, डीजल ऑयल मिल गया, तो डीजल ऑयल में से 25 से 300 इसके अंदर ये डीजल, ये नहीं, डीजल में भी मिक्सचर ही होता है। सो अदर ईच is a mixture of hydrocarbon having different number of carbon atoms in it. So the name of each fraction is a molecular composition, boiling range and uses are given in the table. और ये जो टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ जाता है, राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड गिव देयर यूज़। ये सवाल आप नोट डाउन भी कर लो यहाँ पे, तो ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप लाजमी टेबल को याद करके जाओ, क्योंकि ये अगर आप पेट्रोलियम के टॉपिक में से आप ये सवाल कर लेते हो फ्रैक्शंस के टेबल वाला, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। रिफाइनिंग का सवाल आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सवाल शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड पेट्रोलियम का सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, क्रूड ऑयल का सवाल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। फिर मैंने आपको MCQs भी बताए हैं 1-2, ये भी इंपॉर्टेंट है। बल्कि ये जो इनके बॉइलिंग रेंजेस है ना स्टूडेंट्स, ये भी आपको MCQs के तौर पे आते हैं, तो ये भी आप याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो पेट्रोलियम गैस C1 से लेकर C4 तक होती है, अप टू 25 डिग्री तक, मतलब इसने बॉइलिंग रेंज है इसका, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ
एज अ एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के तौर पे, या फिर कार्बन ब्लैक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या अमोनिया गैस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी गैसेस बनाने के लिए पेट्रोलियम गैस का यूज़ है। उसके बाद पेट्रोलियम ईथर आ जाती है। पेट्रोलियम ईथर जो है उसमें C5 to C7 तक कार्बन होते हैं, 30 to 80 डिग्री तक इसका बॉइलिंग रेंज होता है, और इसको आप लेबॉर्ट्री सॉल्वेंट के तौर पे, ड्राई क्लीनिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद गैसोलिन और पेट्रोल होता है, C7 से C10 तक 80 to 170 जो है इसका बॉइलिंग रेंज होता है। इसको फ्यूल इन मोटरसाइकिल्स यूज़ कर सकते हो, मोटर कार्स के तौर पे, या कुछ और लाइट व्हीकल्स होते हैं, मतलब हल्के व्हीकल्स में गैसोलिन, हल्के व्हीकल्स में। सो इट इज़ मोर वॉलेटाइल दैन कैरोसिन, सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग। इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब जबकि कैरोसिन यानी मिट्टी के तेल की बात करें तो C10 से C12 तक इसका जो है वो बॉइलिंग कार्बन रेंज है, और बॉइलिंग रेंज 170 से 250 है, और इसको यूज़ करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर, और आप कह लो कि और इसको स्पेशल ग्रेड फॉर जेट फ्यूल के तौर पर, यानी ये जो एयर जेट्स होते हैं F-16 वगैरह, थंडर वगैरह, उसमें। उसके बाद डीजल ऑयल की बात करें तो C13 से C15 तक जो है इसका रेंज है कार्बन का, और बॉइलिंग रेंज 250 से 350 है, और इसको फ्यूल फॉर बसेस यूज़ कर लो, ट्रक्स, रेलवेज इंजन, ट्यूबवेल इंजन्स और हैवी व्हीकल्स के लिए भी डीजल का इस्तेमाल है। फिर फ्यूल ऑयल आ जाता है जो कि सबसे हैवी है, 350 to 400 डिग्री, और इसको हम ये जो कश्ती रानियाँ होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं इन द सी, तो वहाँ पे इंडस्ट्री को अंदर भी बॉयलर्स वगैरह या फर्नेसेस हीट करने के लिए। तो एक सवाल आपको ये भी आया था कि रेजिडुअल ऑयल क्या होता है, इसका क्या यूज़ है। तो रेजिडुअल ऑयल जो है कह लो कि ये वेपराइज नहीं होता इन नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये 400 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये इसके फ्रैक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। तो फर्दर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, तो 4 फ्रैक्शन जो है रेजिडुअल के मिलते हैं। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि रेजिडुअल ऑयल की 4 फ्रैक्शंस के नाम लिखो। तो लुब्रिकेंट्स, पैराफिन वैक्स, एसफाल्ट और पेट्रोलियम कोक, 1 2 3 4, ये 4 हैं जो कि रेजिडुअल ऑयल से फ्रैक्शन हम हासिल करते हैं। ये आपको MCQ के तौर पे भी आ सकता है। तो ये भी बात एक इम्पॉर्टेंट बात है, 400 डिग्री टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक पेट्रोलियम। टेस्ट योर सेल्फ है 16.4, ये आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैंने बनाई हुई है। टेस्ट योर सेल्फ 16.4 स्पेस GS अकेडमी लिखो तो आपको वीडियो मिलेगी, तो वो आप देख लो। उसके बाद है ये द डीजल फ्यूल के बारे में थोड़ा सा है कि सोल्ड इन विंटर इज़ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द मिक्सचर सोल्ड इन समर। डीजल वगैरह जो होता है ना, ठंड में अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो उसकी कोई वैसलीन बन जाती है ठंड की वजह से, तो इसलिए ठंड में हम इसका मिक्सचर डिफरेंट रखते हैं और गर्मियों में मुख्तलिफ रखते हैं मिक्सचर। दिस बिकॉज द डीजल थ्रेड्स रादर लाइक वैसलीन लाइक बिलो 0 डिग्री एंड नॉट वर्क एज फ्यूल, क्योंकि जब ये इंजन में आपके जो टैंकी में जाम ही जाएगा तो वो निकलेगा ही नहीं। सो मोर ओवर लाइटर फ्रैक्शंस आर एडेड इन विंटर टू प्रिवेंट दिस, और फिर डीजल में लाइटर फ्रैक्शंस को डाला जाता है ताकि ये जमे ना, वैसलीन टाइप ना बन जाए। बाकी केमिस्ट्री को बतौर कैरियर भी आप यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्री में, और डिफरेंट टाइप ऑफ फायर है जो कि बुझाने के लिए तरीक़ाकार इनके मुख्तलिफ होते हैं। ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स टू प्रमोट सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये MCQ हैं, ये भी मैंने करवा दिए थे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी मैंने करवा दिए हैं। चैनल की ना प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की, वो आप देखो, उसके अंदर इंशाल्लाह आपको इनके भी जवाब मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी वीडियो आज की, जिसमें हमने बात की आपसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री की। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।